हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री में मगध के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो 16 महाजनपद थे तो 16 महाजनपदों को मैप के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझे थे। तो उन्हीं 16 महाजनपदों में एक जो महाजनपद है वह आपका मगध है, और मगध जो महाजनपद है यह 16 महाजनपदों में से जो है सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद है। तो आज की क्लास में हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पे यह देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से जो है शासक यहाँ पे आए और शासन करके मतलब यहाँ पे शासन किए। वैसे आज की क्लास में हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से जो शासक यहाँ पे आए और शासन किए। वैसे आज की क्लास में यदि कवर नहीं हो पाएंगे सारे तो नेक्स्ट क्लास में जो है जो भी बचे हुए जो है शासक होंगे उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में जो है हम लोग यह देखते हैं कि मगध जो सर्वाधिक शक्तिशाली मतलब सारे महाजनपदों में से जो हुआ तो वह क्यों हुआ, इसके पीछे देखिए रीजन है। इसके पीछे कई रीजन है। एक तो यह रीजन है कि मगध का जो भौगोलिक बनावट था वह बहुत ही शानदार था, क्योंकि ये तीनों ओर से नदियों से घिरा हुआ था और पीछे से जो है वह किससे घिरा हुआ था, पहाड़ी से घिरा हुआ था। क्योंकि पीछे जो पड़ता है वह छोटा नागपुर पठार का जो उत्तरी हिस्सा पड़ता है तो वह मगध का दक्षिणी हिस्सा हो गया और छोटा नागपुर का उत्तरी हिस्सा हो गया। तो इधर से आपका पहाड़ी एरिया, इधर से आपका फिर सोन नदी, इधर से आपका गंगा नदी, फिर इधर से आपका गंडक नदी। तो इन चारों तरफ से जो है वह घिरा हुआ था, जिसके कारण कि जो है मगध एक तरह से सुरक्षित था। और सुरक्षित होने के कारण यह हुआ कि मगध जो है दूसरी जगह मतलब अपने साम्राज्य को विस्तार करता था लेकिन वह खुद सुरक्षित रहता था, जिसके कारण कि प्राचीन भारत से लेकर के अभी तक यदि देखा जाए तो जितना जो है मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य विस्तार किए थे, अखंड भारत को एकत्रित किए थे, अखंड भारत को बनाए थे, उतना जो है किसी भी सम्राट ने नहीं किया। तो इसके पीछे यही सारे रीजन थे कि मगध का जो एक भौगोलिक बनावट था बहुत ही शानदार थी। इसके कारण ही जो है उस समय जो है लोहे की खोज हो गई थी। प्राचीन भारत में प्राचीन इतिहास की यदि हम लोग बात करें तो वैदिक काल के दरमियान जो है लोहे की खोज हो चुकी थी। जब लोहे की खोज हुई तो क्या हुआ कि अलग अलग तरह से हथियार वगैरह बनाए गए, औजार वगैरह बनाए गए। तो इससे क्या होगा कि दुश्मनों से लड़ने के लिए जो है हमारे पास तो हथियार वगैरह हो गए थे, ये भी एक तरह से रीजन हो गया। उसके बाद मगध की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही अच्छी थी। इसके साथ ही साथ जल मार्ग इसके पास होने के कारण, जल मार्ग कैसे नहीं होगा क्योंकि देखिए सोन नदी हो गई, उसके बाद गंगा नदी, फिर गंडक नदी, जल मार्ग होने के कारण यहाँ की जो व्यापारिक स्थिति थी वो बहुत ही शानदार थी। तो ये बहुत सारे रीजन के कारण जो है मगध की स्थिति, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, उसके बाद जो है आपका व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, भौगोलिक दृष्टिकोण से हो, से यदि हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी क्या थी, अच्छी थी। तो वैसे हम लोग जब शासक के बारे में पढ़ेंगे तो इससे हम लोगों को पता चल ही जाएगा कि राजनीतिक स्थिति इसकी कैसी थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मगध में जो सर्वप्रथम जो शासक आए तो वह कौन आए थे। देखिए मगध का सर्वप्रथम जो शासक था वह कौन था, तो वृद्धरथ। लेकिन वृद्धरथ वंश को जो है मगध का पहला शासक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि मगध के पहले शासक वृद्धरथ को इसीलिए नहीं माना जाता है पहला शासक, क्योंकि वृद्धरथ के बारे में जो है जानकारियां हैं वो बहुत ही कम जो है मिली है। इसके बारे में मतलब अन्य जो साहित्य हैं, अलग अलग जो साहित्य हैं वहाँ से जानकारियां जो है इसके बारे में बहुत ही कम मिली है। और बिंबिसार के बारे में जो है जानकारियाँ बहुत ज़्यादा मिली है। इसीलिए यदि मगध के प्रथम शासक की यदि हम लोग बात करें, वास्तविक शासक या प्रथम शासक की बात करें, तो वृद्धरथ को हम लोग नहीं मानते हैं, बल्कि किसको मानते हैं, तो वह जो है हम लोग बिंबिसार को मानते हैं। लेकिन वृद्धरथ वंश को भी आप लोग ध्यान में रखें। यदि फोर्स डाल करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा फोर्स डाल करके पूछा जाए कि मगध का पहला शासक कौन था, तब जो है वहाँ पे आप लोग वृद्धरथ वंश को ही क्लिक करेंगे। लेकिन यदि जनरली पूछा जाए तो वहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो होगा क्या होगा, तो वह जो है आपका बिंबिसार होगा, हर्यक वंश होगा। क्योंकि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। तो
प्रथम जो वास्तविक संस्थापक या वास्तविक वंश जो था मगध का, वह कौन था? हर्यक वंश था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह बिंबिसार थे। देखिए, एक होता है बिंबिसार, एक होता है बिंदुसार। तो बिंदुसार जो है वो अशोक के पिता, जो कि हम लोग आगे जो है मगध के ही शासक होंगे, मौर्य वंश से संबंधित होंगे। बिंदुसार जो कि सम्राट अशोक के पिता होंगे। तो बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है और बिंदुसार जो है वह मौर्य वंश से संबंधित है। वह चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और सम्राट अशोक का पिता है। तो वो जो हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बिंबिसार की मैं बात कर रही हूँ। तो बिंबिसार जो है यह हर्यक वंश के संस्थापक थे और यह 544 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने हर्यक वंश की क्या किए थे? स्थापना किए थे। और इन्होंने जो है 492 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। देखिए, बिंबिसार जो है यह अपने साम्राज्य विस्तार को जो बढ़ाना चाहते थे, वह युद्ध के माध्यम से यह जो है नहीं बढ़ाना चाहते थे, बल्कि इन्होंने सोचा कि यदि युद्ध के माध्यम से बढ़ाएंगे तो हम कहीं ना कहीं जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे। इन्होंने जो है एक तरह से शादी कर करके जो है, जैसे अलग अलग जो राजा होते थे उसकी बेटी या बहन के साथ एक तरह से रिश्ते स्थापित करके, जो एक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया था और एक तरह से अच्छे संबंध स्थापित किए थे। तो इन्होंने 3 जो है अलग अलग राजकुमारियों से शादी किए थे। तो एक था कौशल की राजकुमारी, मैं यहाँ पे उतना नहीं लिखूंगी। तो कौशल की राजकुमारी एक महाकौशला से शादी किए थे। फिर वैशाली की राजकुमारी जो है किससे किए थे? चेलना से किए थे। फिर एक पंजाब की जो एक राजकुमारी थी, पंजाब के भद्र या मद्र की जो है राजकुमारी जो थी क्षेमा, तो उससे शादी किए थे। तो अलग अलग जो है राजकुमारियों से शादी करके इन्होंने जो है क्या किया, एक तरह से थोड़ा साम्राज्य में विस्तार किए। और उतना ज़्यादा नहीं जिस तरह से युद्ध करके पूरे मतलब एक तरह से उसको हथियार लेना या उसको अपने साम्राज्य में मिला लेना, इस तरह से नहीं किए थे। लेकिन हाँ, एक तरह से अच्छे संबंध को स्थापित किए थे। कि कौन? बिंबिसार ने। और बिंबिसार के समय जो है अवंती, किसको कहते हैं हम लोग? मध्य प्रदेश। अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रद्योत, कौन? चंद्रप्रद्योत। तो चंद्रप्रद्योत को जो है इन्होंने जो है एक चिकित्सक भेजे थे। चिकित्सक क्यों भेजे होंगे? क्योंकि चंद्रप्रद्योत जो थे वह बीमार थे और इसके एक चिकित्सक थे जिसका नाम था जीवक को भेज करके जो है इन्होंने क्या किए थे? इसका इलाज मतलब करवाए थे, जिसके कारण कि क्या हुआ? प्रद्योत जो थे इसके अधीन आ गए। मतलब ये अपने आप को जो है इसको सिलेंडर कर दिया। तो इसकी यदि हम लोग साम्राज्य विस्तार की बात करें तो इन्होंने इस तरह से साम्राज्य को विस्तार किए। और इसके बाद जो है कौन शासक बने हर्यक वंश के? तो इसका ही पुत्र कौन? अजातशत्रु जो थे इन्होंने अपने पिता की हत्या करके जो है क्या किए थे? गद्दी को प्राप्त किए थे और राजा बने थे। कौन? अजातशत्रु। और अजातशत्रु को हम लोग कुनिक के नाम से भी जानते हैं। कुनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो अपने पिता की हत्या करके, पितृहंता भी कहा जाता है, पितृहंता या कुनिक कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता की हत्या करके जो है क्या किए थे? गद्दी को प्राप्त किए थे। और अजातशत्रु ने जो है क्या किए थे? जहाँ पर इसके पिता ने शादी करके संबंध स्थापित करके जो है अपने साम्राज्य का थोड़ा विस्तार किए थे, वहीं उसके बेटे ने अजातशत्रु ने जो है इन्होंने जो युद्ध किए, जैसे कि वैशाली हो गया, उसके बाद काशी, इन सारे जगहों में जो है इन्होंने युद्ध कर करके जो है अपने साम्राज्य में मगध में इसे मिला लिया था। जैसे वैशाली में फर्स्ट टाइम जो इन्होंने देखा कि यह जो है युद्ध यदि करेंगे तो इससे जो है यह हार जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? अजातशत्रु के एक सहयोगी थे वस्कार। कौन? वस्कार। इन्होंने वैशाली के सैनिकों के बीच जो है इसका जो है वस्कार का जो है गुप्तचर के रूप में इसको वैशाली भेजा और इन्होंने यहाँ पे पता लगा करके ये गुप्त सूचनाएं अजातशत्रु को दिए। और अजातशत्रु को जब ये सारी गुप्त सूचनाएं पता चल गई कि वैशाली के सैनिकों के पास क्या क्या जो है साधन है युद्ध लड़ने के लिए, क्या क्या उसकी जो है गुप्त रास्ताएं वगैरह हैं, तो ये सारी जब पता हो गई तब जा करके अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किए और इसके बाद जो है वैशाली को अपने साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि यह हार गए थे।
तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु के समय ही जो है प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्पश्चात ही जो है, कुछ दिनों के पश्चात ही जो है क्या हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, क्योंकि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह भी 483 ईसा पूर्व में ही हुई थी। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अजातशत्रु से संबंधित। पहला यह कि वैशाली को इन्होंने जीता था तो कौन से जो है सहयोगी को गुप्तचर के रूप में यहाँ पे भेजा था, एक फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, वह आपका यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके समय में प्रथम बौद्ध संगति कराई गई थी। तो ये हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद कौन जो है हर्यक वंश के जो हैं, मतलब हर्यक वंश के या मगध के यहाँ पर कौन राजा हुए हर्यक वंश से ही संबंधित, तो वह है आपका उदयन। और हाँ देखिए, बिंबिसार जब मगध के सम्राट बने, हर्यक वंश की स्थापना किए, तो उस समय जो है यहाँ की राजधानी क्या थी? राजगिरी। और अजातशत्रु के समय भी इसकी जो राजधानी थी वह राजगिरी ही थी। लेकिन उदयन जब आया, इन्होंने राजगिरी से अपनी राजधानी को हटा करके इन्होंने कहाँ पे किया? पाटलिपुत्रा में। कहाँ पे किया? पाटलिपुत्रा में किया। और इसीलिए जो है उदयन को, किसको? उदयन को जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक माने जाते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और हर्यक वंश के जो अंतिम जो शासक हुए वो कौन थे? नागदशक। तो देखिए इनमें से जो है योद्धा राजा की बात करें तो ये तीनों हुए। और इसके बाद जो है नागदशक आए। नागदशक जो थे वो बहुत ही कमज़ोर राजा थे। उसके बाद जो है इस तरह से हर्यक वंश जो है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे। उसके बाद जो है कौन से वंश की यहाँ पे नींव हुई मगध में? तो वह जो है शिशुनाग वंश की। कौन सी वंश की? शिशुनाग वंश की नींव यहाँ पे पड़ी। तो मैं इसको इरेज करती हूँ। अब हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में जानेंगे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। इन्होंने भी फिर जो है साम्राज्य को विस्तार किया। इसके बाद इसका पुत्र आया कौन? कालाशोक। कालाशोक जो थे ये प्रतापी राजा थे। और देखिए शिशुनाग जो थे इन्होंने क्या किए थे कि जो इससे पहले जो मगध का जो राजधानी पाटलिपुत्रा था, शिशुनाग ने पाटलिपुत्रा से हटा करके वैशाली इसकी राजधानी किए थे। कौन? शिशुनाग ने। और फिर जब कालाशोक आए, कालाशोक ने क्या किए? वैशाली से हटा करके फिर इन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र किए थे। इन 2 बातों को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और देखिए दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के शासन काल में ही हुई थी। तो यह भी बात जो है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है कि दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वह शिशुनाग वंश से ही संबंधित जो कालाशोक राजा थे उसी के समय जो है दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे यह ध्यान में देंगे कि जब दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो वैशाली में हुई थी, न कि पाटलिपुत्रा में। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति होने के तत्पश्चात जो बाद में जो है यह पाटलिपुत्र अपनी राजधानी को लाए थे। जब दूसरी बौद्ध संगति हुई थी तो उसमें जो है मगध की राजधानी वैशाली थी, वहीं पे दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। बाद में जो है पाटलिपुत्र किए थे। और शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे वह कौन थे? नंदीवर्मन। और इससे आगे की यदि हम लोग बात करें, इस तरह से हम लोग देखें तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक हुए नंदीवर्मन। और फिर इसके आगे, इसके बाद जो है कौन शासक बने? तो इसके बाद जो है मगध के शासक जो बने वो महापद्म नंद थे। कौन थे? महापद्म नंद। देखिए महापद्म नंद जो थे यह एक शूद्र जाति के थे। इससे पहले जो भी राजा हुए थे वह ब्राह्मण, ऐसा मतलब माना जाता है, ऐसा मतलब साहित्य वगैरह से एक तरह से वहाँ से जानकारियाँ मिली है कि इससे पहले जो भी राजा हुए थे वह ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह थे। लेकिन जब नंद वंश यहाँ पे आए तो नंद वंश के जो संस्थापक महापद्म नंद थे ये एक शूद्र जाति से थे। और इसको जो एक तरह से बिलखता था कि मतलब
जितने भी राजा हुए हैं वह क्षत्रिय होंगे इस तरह से। और वैसे भी देखिए, इससे पहले जो है वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़े थे। वैदिक काल में जो है उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो है वर्ण व्यवस्था जो थी वह किस आधार पर बढ़ गई थी? जन्म के आधार पर बढ़ गई थी। तो इस तरह से भेदभाव से भावनाएं जो तभी से जो है थोड़ा प्रारंभ हो चुकी थी। जब यहाँ पे मगध की बातें आई तो मगध में जो राजा हुए वह क्षत्रिय ज़्यादातर होते थे। जब यहाँ महापद्म नंद जो है यह शूद्र जाति के थे, जब यह राजा बने तो इसको एक बात खलती थी कि ये जितने भी राजा होते हैं वे सारे क्षत्रिय होते हैं। इस कारण से इन्होंने एक तरह से प्रण ले लिए कि जितने भी क्षत्रिय होंगे हम उसको क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो इसी कारण से जो है महापद्म नंद को सर्व क्षत्रांतक कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, किसको? महापद्म नंद को। और महापद्म नंद को जो है कौन? महापद्म नंद ने जो है जो कलिंग एक राज थे उस समय, मतलब अभी जो हम लोग उसको उड़ीसा के नाम से जानते हैं। तो उड़ीसा को पहले हम लोग जो है कलिंग के नाम से जानते थे। किस समय? तो प्राचीन काल में कलिंग के नाम से जानते थे। तो कलिंग को जो है उस समय महापद्म नंद ने क्या कर लिए थे? जीत लिए थे। और जब कलिंग को इन्होंने जीते तो एकराट की उपाधि धारण किए थे। कौन सी उपाधि? एकराट की उपाधि धारण किए थे जब इन्होंने कलिंग को जीते थे। देखिए, थोड़ा हम लोग भारत का मैप को ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा जो पड़ता है यहाँ पे पड़ता है। अब आपका मगध इधर हो गया, मगध, और उड़ीसा आपका जो है इधर पड़ गया। इसको उस समय हम लोग किस नाम से जानते हैं? यह आपका मगध हो गया। मगध इस साइड में, यह पूरा नहीं, इस साइड में मगध हो गया। यह आपका क्या हुआ? उस समय का कलिंग। इसको जब महापद्म नंद ने जीत लिए तब जाकर के एकराट की उपाधि धारण किए थे। कौन? महापद्म नंद। तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो है नंद वंश के अगले शासक कौन बने? धनानंद। यह जो शासक थे यह बहुत ही एक तरह से विलासिता वाले शासक थे। इसको राज्य से उतना कोई लेना देना नहीं था। जिस तरह से एक राजा का जो एक तरह से कर्तव्य होता है अपने प्रजा की सेवा करना, उसके बाद अपने राज्यों को किस तरह से विकास किया जाए उस तरह से मतलब सोचना, ये सारी गुण जो है वह धनानंद में नहीं थी। और यह जो थे विलासिता वाले मतलब व्यक्ति थे, एक तरह से भोग विलास वाले व्यक्ति थे। इसको कोई मतलब लेना देना नहीं था। तो इसके कारण क्या हो गया कि उस समय जो है 326 ईसा पूर्व में, कितने? 326 ईसा पूर्व में, इसी के समय में ही धनानंद के समय में ही जो है सिकंदर जो है वह भारत पर आक्रमण कर दिए थे। थोड़ा भारत में जो है उन्होंने क्या किए थे? थोड़ा मतलब इस तरह से आक्रमण किए थे, लेकिन वह ब्यास नदी को पार नहीं करने के कारण जो है इन्होंने जो है फिर लौट गए थे। तो इसी के समय में जो है सिकंदर जो है आक्रमण किए थे। किसके समय में? धनानंद के समय में। बाद में क्या हुआ कि इसको समझाने के लिए जो है चाणक्य आए थे कि आप जो है अपने इस भोग विलासिता की दुनिया से उठिए, आप जाकर के जो सिकंदर भारत पर आक्रमण किए हैं उसको जो है मतलब रोकिए। लेकिन इन्होंने जो है चाणक्य का अपमान करके, इसका चोटी पकड़ के जो है चाणक्य का चोटी पकड़ करके जो है उसका बड़ी सभा में अपमान करके जो है सभा से निकाल दिए थे। जिस कारण से कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। कौन? चाणक्य ने। इन्होंने प्रण लिए थे कि जब तक धनानंद को मिटा नहीं दूंगा मैं, तब तक जो है मैं अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। तो ये सारी बातें, तो देखिए आज के क्लास में हम लोग यही तक देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग ये देखेंगे कि सिकंदर जो आए थे क्या भारत में पूर्ण रूप में एंट्री कर लिए थे या नहीं किए थे। उसके बाद चाणक्य के बारे में देखेंगे। उसके बाद चाणक्य जब इसको मतलब समाप्त कर देते हैं, उसके बाद सिकंदर को भी यहाँ से लौटा देते हैं एक तरह से कूटनीतिक रच करके। बाद में जब मौर्य वंश की स्थापना होती है तो ये जो सारी बातें जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।